हम सब जिंदगी में किसी न किसी मोड़ पर यह महसूस करते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं। ये डर हमें अंदर से पकड़कर रोक लेता है। यही फियर, यही जजमेंट का प्रेशर धीरे धीरे हमारी आइडेंटिटी को कमजोर कर देता है। हम वही बन जाते हैं जो दुनिया देखना चाहती है, न कि जो हम सच में हैं। पर असली फ्रीडम तब आती है जब इंसान अपने दिमाग में चल रही उन आवाजों को पहचान लेता है जो उसकी ग्रोथ को रोक रही है, और एक एक करके उन्हें साइलेंस करना शुरू कर देता है। ये वीडियो एक तरह का साइकोलॉजिकल डिटॉक्स है, जहां हम समझेंगे कि लोगों की ओपिनियंस हमारे अंदर इतनी गहरी पकड़ कैसे बना लेती है और उनसे खुद को कैसे आजाद किया जा सकता है। जब तुम केयर करना बंद करते हो कि कोई क्या सोचता है, तब पहली बार तुम अपनी लाइफ की स्टीयरिंग अपने हाथ में लेते हो। तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तुम्हारी एनर्जी सही चीजों में लगने लगती है, और तुम्हारा माइंड एक नए क्लैरिटी मोड में शिफ्ट होता है। इस जर्नी में तुम्हें अपने अंदर के फियर को डिसमेंटल करना होगा, एक्सपेक्टेशंस को डिकोड करना होगा, और उन इनविजिबल चेन्स को तोड़ना होगा जो सोसाइटी तुम्हारे दिमाग पर डाल देती है। ये कोई ओवरनाइट चेंज नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है जो तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी को रीशेप कर देती है। क्योंकि जब इंसान अनबॉदर्ड होना सीख जाता है, तब दुनिया की सबसे भारी ओपिनियंस भी उसके मन तक पहुंच नहीं पाती। ये पूरा वीडियो तुम्हें उस माइंडसेट तक ले जाएगा जहां तुम खुद को प्रायोरिटी देते हो, अपनी आवाज को सबसे ऊपर रखते हो, और अपनी जिंदगी को अपने रूल्स पर जीना सीखते हो। और जब ये स्विच ऑन होता है, तब एक शार्प पावरफुल वर्जन ऑफ यू सामने आता है, जो काम भी है और फियरलेस भी। चैप्टर 1, माइंड अनचेन्ड। जिंदगी में सबसे बड़ा बोझ वही होता है जो दिखाई नहीं देता। ये बोझ होता है दूसरों की नजरों का, उनके जजमेंट का, और उस साइलेंट प्रेशर का जो हमें हर पल अपने तरीके से बिहेव करने पर मजबूर करता है। माइंड अनचेन्ड का मतलब है अपने दिमाग को उन अदृश्य चेन से आजाद करना जो तुम्हें अपने असली रूप में जीने से रोकती है। ये कोई ड्रामेटिक स्टेप नहीं होता, बल्कि एक धीमा साइकोलॉजिकल शिफ्ट होता है जो तुम्हारे अंदर से कंट्रोल वापस ले आता है। सबसे पहले समझना जरूरी है कि लोग हमेशा सोचेंगे। उनकी ओपिनियंस अटेंशन, इनसिक्योरिटी या अपने ही माइंडसेट का रिफ्लेक्शन होती है। लेकिन हम उन्हें अपने दिमाग में इतनी ताकत क्यों दे देते हैं? क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया है कि अप्रूवल ही सेफ्टी है। अगर सब खुश तो हम सेफ, अगर कोई नाराज तो हम गलत। यही कंडीशनिंग हमारे दिमाग को चेन कर देती है। माइंड अनचेन्ड तभी शुरू होती है जब तुम इस फॉल्स रूल बुक को पहचान लेते हो। अब बात आती है सेल्फ ऑब्जर्वेशन की। जब भी तुम कोई काम करने लगते हो और अचानक एक आवाज आती है, लोग क्या सोचेंगे, तो उसी वक्त रुककर खुद से पूछो, ये आवाज मेरी है या किसी और की? ज्यादातर बार ये आवाज सोसाइटी या पास्ट एक्सपीरियंसेस की होती है, तुम्हारी नहीं। ये समझना ही चेन तोड़ने का पहला कदम है। धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि डर कम होने लगता है और तुम अपनी चॉइस के अनुसार मूव करने लगते हो। सेकेंडली, माइंड को अनचेन करने का एक पावरफुल तरीका है बाउंड्रीज सेट करना। बाउंड्रीज सिर्फ दूसरों से नहीं, खुद से भी बनानी होती है। जैसे खुद को अलाउ मत करो कि हर छोटी चीज पर ओवरथिंक करो। खुद को रिमाइंड करते रहो कि मेरी लाइफ मेरी है और मेरे डिसीजंस का वेट सिर्फ मैं समझ सकता हूं। बाउंड्रीज एक साइकोलॉजिकल शील्ड की तरह काम करती है जो दूसरों की ओपिनियंस को अंदर आने से रोकती है। तीसरी बात है आइडेंटिटी क्लैरिटी। जब इंसान अपने आप को डिफाइन ही नहीं करता, दुनिया उसे डिफाइन कर देती है। जब तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम कौन हो, तब किसी की भी बात तुम्हें शेक कर देती है। लेकिन जैसे ही तुम अपनी आइडेंटिटी को कॉन्शियसली क्रिएट करना शुरू करते हो, वैल्यूज, गोल्स, माइंडसेट, तुम्हारा दिमाग स्टेबलाइज होने लगता है।
फिर कोई भी एक्सटर्नल ओपिनियन तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर पाती, क्योंकि अंदर क्लैरिटी की दीवार खड़ी खड़ी हो जाती है। माइंड अनचेंड का असली मतलब है इंटरनल कंट्रोल वापस पाना। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम रूड या केयरलेस बन जाओ। इसका अर्थ है कि तुम साइलेंट कॉन्फिडेंस के साथ जीना सीखो। जब तुम दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि अपनी इंटरनल ट्रूथ के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेते हो, तब तुम्हारे अंदर एक नई पावर जगती है। तुम काम भी हो जाते हो और फियरलेस भी, जैसे किसी ने दिमाग से अननेसेसरी लोड हटा दिया हो। आखिर में याद रखो कि अनचेनिंग एक प्रक्रिया है। तुम धीरे धीरे अपने दिमाग को उन बिलीफ से फ्री करते जाओगे जो तुम्हें रोक रही थीं। और एक दिन तुम महसूस करोगे कि अब किसी की नजर का डर नहीं बचा। अब तुम वही करते हो जो तुम्हें सही लगता है। ये एक रेयर फ्रीडम है, और एक बार टेस्ट कर ली तो कभी वापस चेन में नहीं जाओगे। अगर ये जर्नी तुम्हें पावरफुल लग रही है तो लाइक करे, सब्सक्राइब करे और वीडियो को शेयर भी करे, ताकि दूसरे भी अपनी माइंड चेन्स तोड़ सके। चैप्टर 2, फियर डिटॉक्स। डर एक ऐसी इनविजिबल फोर्स है जो इंसान के दिमाग को बिना आवाज किए कंट्रोल करती है। ये डर बाहर से नहीं आता, बल्कि हमारे अंदर ही पनपता है। लोग क्या कहेंगे, कौन जज करेगा, कहीं गलती ना हो जाए, कहीं रिजेक्शन ना मिल जाए। यही डर हमें धीरे धीरे दूसरों की ओपिनियंस का एडिक्ट बना देता है। फियर डिटॉक्स का मतलब है इस डर को धीरे धीरे निकालना, उसे डिसार्म करना और अपने मन को साफ करना, जैसे किसी जहरीले स्मोक को रूम से बाहर कर देना। सबसे पहले समझो कि डर हमेशा इमेजिनेशन से बड़ा लगता है। रियल वर्ल्ड में सिचुएशंस उतनी डेंजरस नहीं होती जितना हमारा माइंड उन्हें बनाकर दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम कोई नया काम शुरू करना चाहते हो, माइंड तुरंत कहेगा लोग हंसेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, तुम फेल हो जाओगे। लेकिन सच्चाई यह है कि 90% लोग इतने बिजी होते हैं कि उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। हम बस अपने ही इमेजिनेशन में वर्स्ट केस सिनेरियोस क्रिएट करते हैं। फियर डिटॉक्स का पहला स्टेप है इन इमेजिनेटिव थ्रेट्स को रियलिटी चेक पर लाना। दूसरा स्टेप है इमोशनल अवेयरनेस। जब तुम डर महसूस करते हो तो तुरंत खुद से पूछो, ये डर किस बात का है? क्या ये सच में खतरा है या सिर्फ मेरी इनसिक्योरिटी बोल रही है? जैसे ही तुम डर को नाम देना शुरू करते हो, उसकी पावर कम होने लगती है। फियर थ्राइव्स इन डार्कनेस, लेकिन अवेयरनेस उसे कमजोर कर देती है। तीसरी बात है कंट्रोल्ड एक्सपोजर। माइंड डिटॉक्स तब शुरू होता है जब तुम स्मॉल एक्शंस लेकर अपने दिमाग को दिखाते हो कि डरने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर तुम पब्लिक ओपिनियन से डरते हो तो छोटे छोटे स्टेप्स लो, अपनी बात रखने की प्रैक्टिस करो, छोटे डिसीजंस खुद से लो, किसी छोटी चीज पर लोगों के जजमेंट को इग्नोर करो। माइंड धीरे धीरे रिवायर्ड होने लगता है। वो समझता है कि फियर रियल नहीं है, और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस नेचुरली ग्रो होने लगता है। चौथा पॉइंट है ब्रीदिंग स्पेस क्रिएट करना। जब डर बढ़ता है, माइंड ओवर एक्टिव हो जाता है। ऐसे में खुद को पॉज देना बहुत जरूरी है। 2 मिनट की डीप ब्रीदिंग या शॉर्ट वॉक भी तुमको रीसेट कर सकती है। फियर डिटॉक्स का एसेंस ही यही है, माइंड को शुरू में ही काम कर दो ताकि वो फियर स्पाइरल में न गिरे। पांचवा पॉइंट है फियर रिप्लेसमेंट। माइंड को खाली छोड़ नहीं सकते। अगर डर हटाओगे लेकिन उसके बदले कुछ नहीं दोगे तो डर वापस आ जाएगा। इसलिए डर की जगह पर्पस और क्लैरिटी भरनी होगी। जब इंसान जानता है कि उसे क्या चाहिए, क्यों चाहिए और किस डायरेक्शन में जाना है, तब डर ऑटोमेटिकली फेड होने लगता है। पर्पस एक तरह का मेंटल एंकर है, ये तुम्हें स्टेडी रखता है। छठी बात डिटॉक्स का सबसे पावरफुल तरीका है सेल्फ वैलिडेशन। जब तुम खुद को अप्रूव करना सीख लेते हो तो दूसरों की अप्रूवल की आवश्यकता कम हो जाती है। तुम समझ जाते हो कि तुम्हारी वैल्यू
किसी की नजरों पर डिपेंड नहीं करती। यही मोमेंट फियर डिटॉक्स का ब्रेक थ्रू होता है। अंत में समझो कि फियर हमेशा रहेगा, पर उसकी ताकत तुम्हारे हाथ में है। तुम उसे अलाउ करते हो तो वो ग्रो करेगा। तुम उसे ऑब्जर्व करके रिलीज कर दो तो वो पावरलेस बन जाता है। फियर डिटॉक्स माइंड को साफ करता है, और जब माइंड क्लियर होता है तब तुम्हारे डिसीजंस बोल्ड हो जाते हैं, एक्शंस शार्प हो जाते हैं, और पर्सनालिटी अनशेकेबल हो जाती है। चैप्टर 3, आइडेंटिटी शिफ्ट। हर इंसान अपने दिमाग में एक इनविजिबल आइडेंटिटी लेकर चलता है। मैं कैसा हूं, लोग मुझे कैसे देखते हैं, मेरी वर्थ क्या है। ये आइडेंटिटी बाहर से मिली हुई होती है, परिवार, समाज, दोस्त, टीचर्स, सिचुएशंस। धीरे धीरे हम इसे सच मानने लगते हैं और इसी फ्रेम में जीना शुरू कर देते हैं। आइडेंटिटी शिफ्ट का अर्थ है अपनी पुरानी सीमित पहचान को तोड़कर एक नई सेल्फ क्रिएटेड आइडेंटिटी बनाना। जब यह शिफ्ट होता है तब लोगों की ओपिनियंस की पकड़ बहुत कम हो जाती है, क्योंकि अब तुम खुद डिफाइन करते हो कि तुम कौन हो। सबसे पहला स्टेप है अपनी करंट आइडेंटिटी को ऑब्जर्व करना। खुद से पूछो, मैं जो सोचता हूं कि मैं हूं, वो मेरी खुद की समझ है या किसी और की बातों का असर। हम में से कई लोग खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं, सिर्फ इसलिए कि बचपन में किसी ने कहा था कि तुम कमजोर हो, शांत हो, एवरेज हो। यही वर्ड्स आइडेंटिटी बन जाते हैं। आइडेंटिटी शिफ्ट का पहला काम है इन पुरानी डेफिनेशंस को पकड़ना और यह समझना कि यह तुम्हारी रियलिटी नहीं है, सिर्फ प्रोग्रामिंग है। दूसरा स्टेप है खुद को कॉन्शियसली रीडिफाइन करना। इसका मतलब है तुम डिसाइड करो कि अब तुम्हारी आइडेंटिटी क्या होगी। यह प्रोसेस बहुत पर्सनल होती है। उदाहरण के लिए, अगर तुम हमेशा खुद को शाई समझते थे तो तुम अपनी नई आइडेंटिटी में लिख सकते हो, मैं काम हूं, लेकिन जब जरूरत हो मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूं। आइडेंटिटी शिफ्ट का मतलब यह नहीं कि तुम एकदम ऑपोजिट बन जाओ, बल्कि तुम्हारी हिडन पोटेंशियल को एक्टिवेट करना है। एक ऐसी आइडेंटिटी बनाना है जो तुम्हें ग्रो करवाए, न कि रोक दे। तीसरा स्टेप है बिहेवियर अलाइनमेंट। आइडेंटिटी तभी मजबूत होती है जब बिहेवियर उससे मैच होने लगे। अगर तुमने अपनी आइडेंटिटी कॉन्फिडेंट रखी है तो छोटे छोटे कॉन्फिडेंट एक्शंस लेने पड़ेंगे, जैसे किसी डिसीजन पर क्लैरिटी रखना, अपनी बात साफ कहना, किसी सिचुएशन में खुद को नीचे महसूस न करना। ये स्मॉल विंस दिमाग को प्रूफ देती है कि आइडेंटिटी रियल है। माइंड फिर उसी डायरेक्शन में चलने लगता है। चौथा पॉइंट है एनवायरनमेंट फिल्टर करना। आइडेंटिटी शिफ्ट के दौरान एनवायरनमेंट बहुत असर डालता है। अगर तुम ऐसे लोगों में हो जो हर समय तुम्हें पुराने वर्जन की तरह ट्रीट करते हैं तो आइडेंटिटी शिफ्ट स्लो हो जाएगी। इसलिए धीरे धीरे अपने आसपास ऐसे लोगों को बढ़ाओ जो तुम्हारे ग्रोथ वर्जन को एक्सेप्ट करें। एनवायरनमेंट तुम्हारी नई आइडेंटिटी को स्टेबलाइज करने में मदद करता है। पांचवा पॉइंट है इंटरनल डायलॉग बदलना। हम दिन भर अपने आप से बात करते हैं। ये सेल्फ टॉक हमारी आइडेंटिटी को डिसाइड करता है। अगर सेल्फ टॉक नेगेटिव है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं गलत हूं, तो नई आइडेंटिटी टिक नहीं पाएगी। इसलिए सेल्फ टॉक को धीरे धीरे करेक्ट करना जरूरी है। मैं सीख सकता हूं, मैं इंप्रूव हो सकता हूं, मैं केपेबल हूं। ये बातें छोटी लगती है, लेकिन आइडेंटिटी की फाउंडेशन इन्हीं से बनती है। छठी बात, आइडेंटिटी शिफ्ट में टाइम लगता है। माइंड पुरानी हैबिट्स को छोड़ने में रेजिस्ट करता है, लेकिन कंसिस्टेंसी ही ब्रेक थ्रू लाती है। जब तुम बार बार अपनी नई आइडेंटिटी के अनुसार एक्ट करते हो, माइंड भी समझने लगता है कि ये मेरा रियल वर्जन है। फिर ओपिनियंस का डर कम होने लगता है, क्योंकि तुम खुद पर भरोसा करने लगते हो। आखिर में आइडेंटिटी शिफ्ट एक एवोल्यूशन है। ये तुम्हें दूसरों के जजमेंट से अलग करता है, क्योंकि अब तुम बाहर से नहीं, भीतर से वैलिडेट होते हो। जब इंसान खुद को रीडिफाइन करना सीख लेता है तब वो अनस्टॉपेबल बन जाता है। चैप्टर 4, साइलेंट रिबेलियन। साइलेंट रिबेलियन कोई लाउड प्रोटेस्ट नहीं होता। ये एक इंटरनल डिसीजन होता है कि अब तुम अपनी लाइफ
किसी और की एक्सपेक्टेशंस पर नहीं चलाओगे। ये रिबेलियन शांत होता है, दिखता नहीं है, पर इसकी इम्पैक्ट सबसे गहरी होती है, क्योंकि ये रिबेलियन सोसाइटी, फैमिली या दोस्तों के खिलाफ नहीं, बल्कि उन इनविजिबल रूल्स के खिलाफ होता है जो तुम्हें दबाते हैं कैसे बिहेव करना है, क्या सोचना है, क्या डरना है, क्या एक्सेप्ट करना है। साइलेंट रिबेलियन वो मोमेंट है जब तुम क्वाइटली डिसाइड करते हो कि अब तुम्हारा दिमाग तुम्हारा है, किसी और का नहीं। सबसे पहले समझो कि साइलेंट रिबेलियन एक माइंडसेट है। इसका मतलब है तुम अपने अंदर धीरे धीरे उन पैटर्न्स को तोड़ते हो जो तुम्हें दूसरों पर डिपेंड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम हमेशा ये सोचकर डिसीजंस लेते हो कि लोग क्या सोचेंगे, तो साइलेंट रिबेलियन शुरू होता है जब तुम पहली बार अपने मन के अनुसार एक्शन लेते हो। शायद वो स्टेप छोटा हो, लेकिन वो एक नई दिशा खोल देता है। दूसरा पॉइंट है एक्सपेक्टेशन रिमूवल। बाहर की दुनिया हर व्यक्ति पर एक्सपेक्टेशंस डालती है। ऐसा बनो, वैसा दिखो, ये चाहो, ये मत करो। ये इनविजिबल प्रेशर तुम्हारी आइडेंटिटी को शेप कर देता है। लेकिन साइलेंट रिबेलियन में तुम इन एक्सपेक्टेशंस को क्वाइटली रिजेक्ट करना सीखते हो। तुम दिखाते नहीं कि तुम अगेंस्ट हो, तुम बस फॉलो करना बंद कर देते हो। तुम अपनी पेस और अपनी चॉइस पर जीने लगते हो, और यही चीज धीरे धीरे एक इनर स्ट्रेंथ बन जाती है। तीसरा पॉइंट है इमोशनल डिटैचमेंट। साइलेंट रिबेलियन लाउड फीलिंग्स नहीं पैदा करता, इसके अंदर कामनेस होती है। इसका अर्थ है कि तुम रिएक्शंस को कम कर देते हो। अगर कोई तुम्हें जज करे, क्रिटिसाइज करे या कंपेयर करे, तुम अंदर ही अंदर डिसाइड कर लेते हो कि उनकी राय तुम्हारी डायरेक्शन नहीं बदलेगी। ये डिटैचमेंट तुम्हारे मेंटल फ्रीडम का पहला सच्चा संकेत है, क्योंकि जब तुम इमोशनली डिटैच्ड हो जाते हो, तब एक्सटर्नल नॉइज तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करता। चौथी बात, सेल्फ अप्रूवल। साइलेंट रिबेलियन स्ट्रॉन्गेस्ट तब होता है जब तुम खुद को अप्रूव करना सीख लेते हो। जब तुम्हें पता चल जाता है कि तुम क्या हो, तुम्हारी कैपेसिटी क्या है और तुम्हारी लिमिटेशंस क्या है, तब तुम किसी के वैलिडेशन के बिना भी सिक्योर महसूस करते हो। लोग क्या सोचते हैं, इसका असर कम हो जाता है। तुम अंदर से स्टेबल हो जाते हो, और यही स्टेबिलिटी रिबेलियन को पावर देती है। पांचवा पॉइंट है स्मॉल एक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस कोई बड़ा ड्रामेटिक स्टेप नहीं होता, ये छोटे छोटे डिसीजंस में दिखता है। जैसे अपनी पसंद के कपड़े पहनना, अपने प्लान्स बनाना, किसी टॉपिक पर अपनी राय रखना, या किसी गलत एक्सपेक्टेशन को पोलाइटली इग्नोर करना। ये एक्शंस धीरे धीरे तुम्हें स्ट्रॉन्गर बनाते हैं। माइंड को सिग्नल मिलता है कि अब कंट्रोल वापस आ चुका है। आखिर में समझो कि साइलेंट रिबेलियन दूसरों से लड़ाई नहीं है, ये खुद को रिक्लेम करने की प्रक्रिया है। ये तुम्हें एक काम स्ट्रेंथ देता है जो बाहर के नॉइज से नहीं हिलती। जब तुम इस स्टेज पर पहुंचते हो, तब तुम महसूस करते हो कि तुम्हारी जिंदगी तुम चला रहे हो, शांत, स्टेडी, कॉन्फिडेंट। यही वो रिबेलियन है जो इंसान को अनशेकेबल बना देता है। चैप्टर 5, जजमेंट आर्मर। हर इंसान को किसी न किसी रूप में जजमेंट का सामना करना पड़ता है। लोग ओपिनियंस देते हैं, कंपैरिजंस करते हैं, और कई बार बिना वजह क्रिटिसाइज भी करते हैं। यही जजमेंट धीरे धीरे एक प्रेशर बन जाता है और दिमाग में फियर पैदा करता है। जजमेंट आर्मर का मतलब है अपने अंदर ऐसी मेंटल शील्ड बनाना कि ये बाहरी ओपिनियंस तुम्हें हिट न कर सके। ये आर्मर आवाज नहीं करता, पर ये माइंड को प्रोटेक्ट करता है और तुम्हें इमोशनली स्टेबल रखता है। सबसे पहले समझना जरूरी है कि जजमेंट कभी खत्म नहीं होगी। लोग इस दुनिया में हमेशा किसी न किसी चीज पर राय देंगे, तुम्हारी लुक्स पर, तुम्हारे काम पर, तुम्हारे चॉइसेस पर। लेकिन जजमेंट आर्मर बनाना मतलब है ये डिसाइड करना कि कौन सी राय तुम्हारे अंदर जाएगी और कौन सी बाहर ही रुक जाएगी। माइंड को फिल्टर की तरह काम करना होता है, स्पॉन्ज की तरह नहीं। दूसरा पॉइंट है जजमेंट की साइकोलॉजी समझना। ज्यादातर लोग दूसरों को जज इसलिए करते हैं क्योंकि वे
खुद इनसिक्योर होते हैं। उनकी नेगेटिविटी एक्चुअली उनके अंदर के फियर्स और फ्रस्ट्रेशंस का रिफ्लेक्शन होती है। जब तुम ये समझ जाते हो कि जजमेंट रेयरली तुम्हारे बारे में होती है, तब उसकी इंपैक्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। माइंड उसे पर्सनल लेना छोड़ देता है। यही आर्मर की पहली लेयर होती है। तीसरा पॉइंट है सेल्फ इमेज को स्ट्रांग बनाना। जब इंसान का सेल्फ इमेज वीक होता है, तब वो हर छोटी जजमेंट से शेक हो जाता है। लेकिन जब तुम्हें पता होता है कि तुम कौन हो, तुम क्या कर सकते हो, तुम किस दिशा में जा रहे हो, तब किसी की क्रिटिसिज्म तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर पाती। जजमेंट आर्मर का कोर एलिमेंट यही स्ट्रांग सेल्फ इमेज है। ये अंदर की क्लैरिटी तुम्हें बाहर की नॉइस से सेफ रखती है। चौथी बात, जजमेंट न्यूट्रलाइजेशन। इसका मतलब है किसी की ओपिनियन सुनकर उस पर इमोशनल रिएक्शन मत दो। माइंड में उसे न्यूट्रल कर दो, जैसे ये उनकी राय है, मेरी रियलिटी नहीं। इस सिंपल लाइन से जजमेंट की पावर आधी हो जाती है। तुम उसे अलाउ ही नहीं करते कि वो तुम्हारे अंदर जगह ले सके। न्यूट्रल रिस्पॉन्स जजमेंट आर्मर को और भी सॉलिड बनाता है। पांचवा पॉइंट है सिलेक्टिव एक्सेप्टेंस। कुछ ओपिनियंस यूजफुल होती है, कुछ बिल्कुल इरेलीवेंट। जजमेंट आर्मर का मतलब है सिर्फ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक को अडॉप्ट करना, बाकी नॉइज को रिजेक्ट कर देना। अगर कोई सच में तुम्हारी ग्रोथ के लिए कुछ कह रहा है, उसे कंसिडर करो। लेकिन अगर कोई बिना रीजन जज कर रहा है, उसे मेंटली ब्लॉक कर दो। माइंड को चूज करना चाहिए कि उसे किस वॉइस को इंपॉर्टेंस देनी है। छठी बात है इमोशनल बाउंड्रीज। अगर तुम हर बात में अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करोगे, तो जजमेंट तुम्हें एग्जॉस्ट कर देगी। इमोशनल बाउंड्री का अर्थ है अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना। लोगों की नेगेटिविटी को माइंड में स्टोर मत होने दो, उसे ऑब्जर्व करो और आगे बढ़ जाओ। इमोशनल बाउंड्रीज जजमेंट आर्मर की आखिरी प्रोटेक्टिव लेयर होती है। आखिर में समझो कि जजमेंट आर्मर बनाना किसी के खिलाफ लड़ाई नहीं है, ये अपने माइंड को स्टेबल रखने का तरीका है। जब तुम्हारा आर्मर मजबूत होता है, तब क्रिटिसिज्म तुम्हें ब्रेक नहीं करती, मॉकरी तुम्हें हर्ट नहीं करती और ओपिनियंस तुम्हारी आइडेंटिटी को शेक नहीं करती। तुम काम रहते हो, फोकस्ड रहते हो और अपने पाथ पर कॉन्फिडेंटली चलते हो। यही जजमेंट आर्मर की असली शक्ति है। चैप्टर 6, इनर अथॉरिटी। इनर अथॉरिटी का मतलब है अपने अंदर वह वॉइस डेवलप करना जो तुम्हारे सभी डिसीजंस की असली गाइड हो। ये अथॉरिटी बाहरी दुनिया से नहीं आती, न सोसाइटी से, न फैमिली से, न दोस्तों की राय से। ये तुम्हारी ओन क्लैरिटी, एक्सपीरियंस और अवेयरनेस से बनती है। जब ये इनर अथॉरिटी स्ट्रांग होती है, तब इंसान दूसरों की ओपिनियंस पर डिपेंड होना बंद कर देता है। वो खुद तय करता है कि उसे क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। सबसे पहले समझो कि इनर अथॉरिटी तब जागती है जब इंसान खुद को सुनना शुरू करता है। अक्सर हम अपने मन की आवाज को दबा देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि बाहर के लोग ज्यादा सही जानते हैं। लेकिन सच्चाई उलटी है। तुम्हारा माइंड तुम्हें सबसे अच्छी तरह जानता है। तुम्हारा कंफर्ट, तुम्हारी कैपेसिटी, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी इंटेंशंस। इनर अथॉरिटी का पहला स्टेप यही है कि तुम अपनी ही वॉइस को इंपॉर्टेंस देना शुरू करो। दूसरा पॉइंट है डिसीजन ओनरशिप। इनर अथॉरिटी की पहचान ये है कि तुम अपने डिसीजंस की जिम्मेदारी खुद लेते हो। अगर कोई गलती होती है, तो ब्लेम किसी और पर नहीं डालते। ये हैबिट तुम्हें मेंटली स्ट्रांग बनाती है। जब तुम अपने डिसीजंस खुद लेने लगते हो, तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। माइंड को प्रूफ मिल जाता है कि वो खुद भी गाइड कर सकता है। एक्सटर्नल ओपिनियंस की जरूरत नहीं है। तीसरी बात, इनर अथॉरिटी के लिए साइलेंस बहुत जरूरी है। तुम्हारा माइंड तभी तुम्हारी असली आवाज सुन सकता है जब एक्सटर्नल नॉइज कम हो। इसलिए कभी कभी खुद को थोड़ा टाइम दो, सोचने का, ऑब्जर्व करने का, खुद को समझने का। जब माइंड शांत होता है, तब क्लैरिटी नेचुरली आती है। ये क्लैरिटी इनर अथॉरिटी की सबसे सॉलिड फाउंडेशन होती है। चौथा पॉइंट है सेल्फ ट्रस्ट।
इनर अथॉरिटी तभी मजबूत बनती है जब तुम खुद पर भरोसा करना सीखते हो। सेल्फ ट्रस्ट कोई बड़ी थियरी नहीं है, ये रोजमर्रा के छोटे छोटे एक्शंस में दिखता है। जैसे तुमने जो प्लान बनाया उसे फॉलो करना, किसी फियर के बावजूद स्टेप लेना, अपनी वैल्यूज को सिचुएशंस के अकॉर्डिंग कॉम्प्रोमाइज ना करना। हर बार तुम ऐसा करते हो, माइंड स्ट्रांगर हो जाता है। सेल्फ ट्रस्ट एक मसल की तरह है, जितना यूज करोगे उतना ग्रो करेगा। पांचवा पॉइंट है इमोशनल इंडिपेंडेंस। इनर अथॉरिटी इमोशनल डिपेंडेंसी को खत्म करती है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें लोगों की जरूरत नहीं है, बल्कि ये कि तुम्हारी भावनाएं दूसरों की अप्रूवल पर डिपेंड नहीं रहती। अगर कोई तुम्हारे काम की तारीफ करे, अच्छा है, न करे, तब भी तुम स्टेबल रहते हो। ये स्टेबिलिटी इनर अथॉरिटी का असली साइन है। छठी बात, इनर अथॉरिटी तुम्हें डायरेक्शन देती है। जब तुम अपनी लाइफ अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग चलाते हो, तब पाथ क्लियर दिखने लगता है। तुम डिस्ट्रैक्ट कम होते हो, कंफ्यूज कम होते हो और डिसीजन ज्यादा एक्यूरेट लेते हो। बाहरी क्रिटिसिजम्स या ओपिनियंस का असर भी कम हो जाता है, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम अंदर से सही डायरेक्शन में हो। इनर अथॉरिटी तुम्हें एक्सटर्नल वैलिडेशन से मुक्त कर देती है। ये वो स्टेज है जहां इंसान काम भी होता है और पावरफुल भी। जब ये अथॉरिटी भीतर जाग जाती है, तब कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर तुम्हारे माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता। चैप्टर 7, डाउट एग्जीक्यूशन। हर इंसान के अंदर एक साइलेंट एनिमी रहता है, डाउट। ये डाउट ही वो चीज है जो हमें एक्शन लेने से रोकता है, कॉन्फिडेंस को कमजोर करता है और दूसरों की ओपिनियंस पर डिपेंडेंट बना देता है। डाउट एग्जीक्यूशन का मतलब है इस इंटरनल एनिमी को पहचान कर खत्म करना। जब डाउट खत्म होता है, तब क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और डिसाइसिवनेस अपने आप बढ़ने लगते हैं। सबसे पहले समझो कि डाउट अचानक नहीं आता, ये धीरे धीरे बनता है। पास्ट फेलियर्स, चाइल्डहुड कंडीशनिंग, कंपैरिजंस, क्रिटिसिज्म या लोगों की नेगेटिव ओपिनियंस से। ये चीजें दिमाग में सेटल हो जाती है और हर नए डिसीजन पर डाउट पैदा कर देती है। डाउट एग्जीक्यूशन की शुरुआत होती है डाउट की पहचान से। जब भी माइंड में कोई हेजिटेशन आए, खुद से पूछो, ये सच में मेरी सोच है या किसी पास्ट एक्सपीरियंस की लेफ्ट ओवर पहचान। दूसरा पॉइंट है डाउट को एविडेंस से चैलेंज करना। माइंड डाउट इसलिए पैदा करता है क्योंकि उसे प्रूफ नहीं मिलता, इसलिए स्मॉल एक्शंस और छोटी अचीवमेंट्स डाउट को वीकन कर देती है। जैसे अगर तुम्हें लगता है कि तुम किसी स्किल में अच्छे नहीं हो, तो स्मॉल प्रैक्टिस सेशंस माइंड को प्रूफ देंगे कि तुम इंप्रूव कर सकते हो। एक एक प्रूफ डाउट की स्ट्रेंथ कम कर देता है। डाउट एग्जीक्यूशन उसी समय शुरू होता है जब तुम अपनी कैपेबिलिटी के छोटे छोटे एग्जाम्पल्स माइंड को देने लगते हो। तीसरी बात है डाउट और फियर के रिलेशनशिप को समझना। डाउट अक्सर फियर का डिस्गाइज होता है। फेलियर का डर, रिजेक्शन का डर, जजमेंट का डर। जब तुम ये पहचान लेते हो कि डाउट एक्चुअली फियर है, तो उसे हैंडल करना आसान हो जाता है, क्योंकि अब तुम उससे लड़ नहीं रहे, तुम उसे समझ रहे हो। फियर अंडरस्टूड इज फियर डिसॉल्व्ड। यही डाउट एग्जीक्यूशन की सबसे पावरफुल टेक्निक है। चौथा पॉइंट है ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करना। डाउट ओवर थिंकिंग में ग्रो करता है। जितना ज्यादा माइंड किसी सिचुएशन को एनालाइज करता है, उतनी ही पॉसिबिलिटीज क्रिएट होती है और डाउट उतना ही स्ट्रांग होता है। इसलिए डिसीजन मेकिंग को सिंपल बनाना जरूरी है। 2 या 3 ऑप्शंस रखो, बिना ज्यादा कैलकुलेशन के बेस्ट चूज करो और एक्शन ले लो। एक्शन डाउट को खत्म करता है, ओवर थिंकिंग डाउट को बढ़ाता है। पांचवा पॉइंट, सेल्फ डायलॉग बदलना। डाउट की जड़ें अक्सर नेगेटिव सेल्फ टॉक में होती है, जैसे मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं, लोग क्या सोचेंगे। डाउट एग्जीक्यूशन का एक तरीका है इस सेल्फ टॉक को कैच करके रिप्लेस करना। मैं ट्राई कर सकता हूं, मैं सीख सकता हूं, मुझे खुद पर भरोसा है। ये लाइन सिंपल लगती है, पर यह दिमाग की वायरिंग बदल देती है। छठी बात, एनवायरमेंट डिटॉक्स।
डाउट उन एनवायरनमेंट्स में सबसे ज्यादा ग्रो करता है जहां नेगेटिविटी, क्रिटिसिज्म या कंपैरिजन का दबाव ज्यादा होता है। ऐसे लोगों के साथ ज्यादा समय मत बिताओ जो तुम्हें बार बार कम महसूस करवाते हैं। अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो ग्रोथ की बात करे, पॉसिबिलिटी देखें और तुम्हें डाउनवर्ड पुल ना करे। एनवायरनमेंट डाउट एग्जीक्यूशन में हिडन लेकिन पावरफुल रोल निभाता है। अंत में समझो कि डाउट एग्जीक्यूशन एक बार की प्रोसेस नहीं है, ये डेली प्रैक्टिस है। हर बार जब डाउट उठता है तुम उसे चैलेंज करते हो, रिप्लेस करते हो और एक्शन से वीकन करते हो। धीरे धीरे माइंड एक न्यू हैबिट डेवलप कर लेता है, डाउट की जगह क्लैरिटी चुनने की, हेजिटेशन की जगह एक्शन चुनने की। यही वो शिफ्ट है जो इंसान को मेंटली फ्री और अनस्टॉपेबल बनाती है। चैप्टर 8, ईगो रिलीज। ईगो रिलीज का मतलब ईगो को खत्म करना नहीं होता, बल्कि उस एक्स्ट्रा वेट को छोड़ देना होता है जो ईगो हमारी सोच पर डाल देती है। ईगो कई बार हमें दूसरों की नजरों में परफेक्ट दिखने की कोशिश में डाल देती है। हम अपने अंदर की आवाज भूलकर दुनिया की एक्सपेक्टेशंस पूरी करने लगते हैं। यही ईगो हमें दूसरों की ओपिनियंस के ट्रैप में फंसा देती है। ईगो रिलीज तब शुरू होता है जब तुम ये समझ लेते हो कि तुम्हारी वैल्यू किसी एक्सटर्नल वैलिडेशन पर डिपेंड नहीं करती। सबसे पहले समझो कि ईगो हमेशा कंपैरिजन पर चलती है। ईगो तभी एक्टिव होती है जब तुम्हें लगता है कि तुम्हें खुद को प्रूव करना है। जैसे अगर कोई तुम्हें इग्नोर कर दे तो ईगो हर्ट होती है। अगर कोई क्रिटिसाइज कर दे, ईगो रिएक्ट करती है। ईगो रिलीज का पहला स्टेप है ये समझना कि हर रिएक्शन तुम्हारी वीकनेस नहीं, बल्कि ईगो का इल्यूजन है। तुम तभी फ्री होते हो जब तुम रिएक्ट करना छोड़ते हो और ऑब्जर्व करना सीखते हो। दूसरा पॉइंट है एक्सेप्टेंस। ईगो खुद को हमेशा परफेक्ट दिखाना चाहती है, किसी भी गलती को एक्सेप्ट नहीं करती। लेकिन एक्सेप्टेंस तुम्हें इंसान बनाता है। जब तुम अपनी फ्लॉज, लिमिटेशंस और इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट कर लेते हो, तब ईगो कमजोर हो जाती है। माइंड में एक काइंड ऑफ लाइटनेस महसूस होती है, जैसे किसी भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त हो गए हो। ईगो रिलीज एक्सेप्टेंस से शुरू होता है, क्योंकि एक्सेप्टेंस क्लैरिटी देता है। तीसरी बात, ईगो का सबसे बड़ा ट्रिगर जजमेंट होता है। ईगो चाहती है कि लोग तुम्हें अच्छा, स्मार्ट, पावरफुल समझें। इसलिए जब जजमेंट होती है, ईगो डिफेंस मोड में चली जाती है। लेकिन जब तुम जजमेंट को पर्सनली लेना छोड़ देते हो, ईगो की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। तुम समझ जाते हो कि जजमेंट सिर्फ परसेप्शन है, रियलिटी नहीं। ईगो रिलीज का एक पावरफुल तरीका है जजमेंट को न्यूट्रल करते जाना। चौथा पॉइंट है इंटरनल वैलिडेशन। ईगो बाहरी वैलिडेशन पर डिपेंड होती है। अगर कोई तुम्हारी तारीफ करे तो ईगो बूस्टेड महसूस करती है, और अगर न करे तो इनसिक्योर हो जाती है। ईगो रिलीज का मतलब है इस डिपेंडेंसी को धीरे धीरे खत्म करना। जब तुम खुद को अप्रूव करना सीखते हो, अपनी एफर्ट्स को एक्नॉलेज करते हो, तब ईगो अपना कंट्रोल खो देती है। माइंड स्टेबल रहता है, चाहे बाहरी दुनिया तुम्हारी प्रेज करे या इग्नोर करे। पांचवा पॉइंट, लेटिंग गो ऑफ डोमिनेंस। ईगो अक्सर सिचुएशंस को कंट्रोल करना चाहती है। ईगो कहती है कि दूसरों को इंप्रेस करो, उनसे आगे निकलो, उन्हें प्रूव करो। लेकिन जब तुम कंट्रोल छोड़ते हो और सिर्फ फ्लो के साथ चलते हो, तब ईगो रिलीज नेचुरल हो जाता है। तुम समझ जाते हो कि हर चीज कंट्रोल में होना जरूरी नहीं। पीस कंट्रोल से ज्यादा वैल्यू रखती है। छठी बात, ईगो रिलीज ह्यूमिलिटी से आता है। ह्यूमिलिटी का मतलब खुद को कम समझना नहीं है, बल्कि अपनी रियल आइडेंटिटी को समझना है, ना ज्यादा ना कम। जब तुम खुद को बैलेंस तरीके से देखते हो, ईगो ऑटोमेटिकली फेड होने लगती है। ह्यूमिलिटी ईगो का ऑपोजिट नहीं, बल्कि ईगो का हीलिंग वर्जन है। अंत में समझो कि ईगो रिलीज तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, बल्कि मेंटली फ्री बनाता है। ईगो छोड़ने के बाद इंसान ज्यादा मैच्योर, क्लियर
और फियरलेस बनता है। दुनिया क्या सोचती है, इसका असर कम हो जाता है, क्योंकि अब तुम्हारी आइडेंटिटी ईगो पर नहीं, अवेयरनेस पर आधारित होती है। यही शिफ्ट तुम्हें एक काम, पावरफुल और इंडिपेंडेंट स्टेट में ले जाता है। चैप्टर 9, शैडो कॉन्फिडेंस। शैडो कॉन्फिडेंस का मतलब है वो शांत, अंदर छिपी हुई ताकत जो बाहर से लाउड नहीं होती, पर अंदर से बेहद स्थिर होती है। ये कॉन्फिडेंस दूसरों की नजरों पर निर्भर नहीं करती, न ही वैलिडेशन की जरूरत रखती है। शैडो कॉन्फिडेंस अंदर गहराई से आती है, अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने स्ट्रगल्स से, अपनी फेलियर्स को समझने से। ये वो कॉन्फिडेंस है जो बोलती नहीं, पर महसूस होती है। सबसे पहले समझो कि शैडो कॉन्फिडेंस लाउड कॉन्फिडेंस से अलग होती है। लाउड कॉन्फिडेंस दिखती है जेस्चर, एक्सप्रेशंस, स्ट्रांग बोलना, सबके सामने असर्टिव होना। लेकिन शैडो कॉन्फिडेंस एक इंटरनल फायर की तरह है। ये बाहर कुछ प्रूव नहीं करती, ये बस अंदर एक काम अश्योरेंस देती है कि मैं केपेबल हूं, मैं संभाल लूंगा। यही कॉन्फिडेंस सबसे पावरफुल होती है, क्योंकि ये दूसरों पर डिपेंड नहीं करती। दूसरा पॉइंट है सेल्फ अवेयरनेस। शैडो कॉन्फिडेंस वहीं जन्म लेती है जहां इंसान अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस दोनों को ऑनेस्ट तरीके से देख लेता है। अगर तुम्हें पता है कि तुम कहां स्ट्रांग हो और कहां तुम्हें इंप्रूव करना है, तो कॉन्फिडेंस स्टेबल हो जाती है। ओवर कॉन्फिडेंस फियर से आती है, बट शैडो कॉन्फिडेंस क्लैरिटी से आती है। जब माइंड क्लियर होता है, एक्शंस नेचुरली स्ट्रांग हो जाते हैं। तीसरी बात, शैडो कॉन्फिडेंस फेलियर से ग्रो होती है। बाहरी दुनिया फेलियर को नेगेटिव मानती है, लेकिन शैडो कॉन्फिडेंस फेलियर को लर्निंग की तरह एब्जॉर्ब करती है। हर बार जब तुम गिरकर उठते हो, तुम्हारा अंदर का स्ट्रक्चर मजबूत होता जाता है। तुम जानते हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम वापस उठ सकते हो। यही रिजिलियंस शैडो कॉन्फिडेंस की कोर एनर्जी है। चौथा पॉइंट है मिनिमल रिएक्शन। शैडो कॉन्फिडेंस वाले लोग हर चीज पर रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि भीतर के स्टेबिलिटी उन्हें बिना रिएक्शन के भी सिचुएशन संभालने देती है। जब कोई क्रिटिसाइज करे, जज करे या प्रोवोक करे, शैडो कॉन्फिडेंस माइंड को काम रहने देती है। ये कामनेस पावर दिखाती है। लोग समझ जाते हैं कि तुम्हें डिस्टर्ब करना आसान नहीं है। यही कॉन्फिडेंस का सबसे साइलेंट वेपन है। पांचवा पॉइंट है पर्पस कनेक्शन। शैडो कॉन्फिडेंस तब गहरी हो जाती है जब तुम किसी पर्पस से जुड़े होते हो। पर्पस इंसान को डायरेक्शन देता है। डायरेक्शन मिलने पर माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, कंपैरिजंस कम हो जाते हैं और दूसरों की ओपिनियंस इरेलेवेंट होने लगती है। शैडो कॉन्फिडेंस पर्पस से फ्यूएलेड होती है। तुम्हें पता है कि तुम क्यों चल रहे हो और किस दिशा में जा रहे हो। छठी बात, लो विजिबिलिटी, हाई इंपैक्ट। शैडो कॉन्फिडेंस शो ऑफ नहीं करती। ये किसी को इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करती। ये बस क्वाइटली अपना काम करती है। लेकिन इसका इंपैक्ट लॉन्ग टर्म होता है। लोग इवेंचुअली नोटिस करते हैं कि तुम बिना नॉइस के भी स्ट्रांग हो। ये साइलेंट इंपैक्ट असली स्ट्रेंथ है। अंत में समझो कि शैडो कॉन्फिडेंस एक्सटर्नल डिस्प्ले नहीं है, बल्कि इंटरनल स्टेबिलिटी है। ये वही कॉन्फिडेंस है जो तुम्हें दूसरों की जजमेंट से अनअफेक्टेड रखती है। ये कॉन्फिडेंस साबित नहीं करती, ये एग्जिस्ट करती है। जब तुम शैडो कॉन्फिडेंस डेवलप कर लेते हो, तब तुम्हें किसी से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारी प्रेजेंस ही काफी होती है। चैप्टर 10, परसेप्शन ब्रेक। परसेप्शन ब्रेक वह क्षण होता है जब तुम दुनिया को उसी नजर से देखना बंद कर देते हो जैसी नजर दूसरों ने तुम्हें दी है। ये मोमेंट सटल होता है, लेकिन पूरी लाइफ बदल देता है। हम अक्सर उन परसेप्शंस में जीते हैं जो समाज, परिवार या आसपास के लोग हमारे अंदर डाल देते हैं। तुम ऐसे हो, तुम इतने केपेबल हो, तुम इतना ही डिजर्व करते हो। लेकिन परसेप्शन ब्रेक तब शुरू होता है जब तुम पहली बार इन पुराने परसेप्शंस को चैलेंज करते हो और खुद की एक नई अंडरस्टैंडिंग बनाना शुरू करते हो। सबसे पहले समझो कि परसेप्शन क्रिएटेड होती है, परमानेंट नहीं होती। लोग अपनी लिमिटेड सोच के आधार पर तुम्हारे बारे में जजमेंट बना लेते हैं।
और हम बिना सोचे उसे सच मान लेते हैं। जैसे अगर किसी ने कह दिया कि तुम स्लो हो, तो माइंड उसे एक्सेप्ट कर लेता है, भले ही तुम फास्ट सीखने वाले हो। परसेप्शन ब्रेक का पहला स्टेप है इस बोरोड आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज करना। खुद से पूछो, क्या यह परसेप्शन सच में मेरी है या सिर्फ किसी की राय? दूसरा पॉइंट है परसेप्शन इन्वर्जन। इसका मतलब है पहले से बनी हुई डेफिनेशन को उल्टा देखना। अगर सोसाइटी कहती है कि तुम रिस्क मत लो, तो परसेप्शन ब्रेक कहता है रिस्क ग्रोथ का रास्ता है। अगर कोई कहता है कि तुम एवरेज हो, तुम पूछते हो एवरेज एवरेज किसके स्टैंडर्ड्स पर? परसेप्शन इन्वर्जन माइंड को एक नई दिशा देता है। तुम सीखते हो कि हर परसेप्शन एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं होती, सिर्फ एक व्यू पॉइंट होती है। तीसरा पॉइंट है ऑब्जर्वेशन शिफ्ट। जब परसेप्शन ब्रेक शुरू होता है, तुम चीजों को अलग एंगल से ऑब्जर्व करने लगते हो। पहले जो चीज इम्पॉसिबल लगती थी, अब पॉसिबल दिखने लगती है। पहले जो लोग परफेक्ट लगते थे, अब ह्यूमन फ्लॉज में दिखने लगते हैं। पहले जो क्रिटिसिज्म तुम्हें हर्ट करता था, अब इरेलेवेंट लगने लगता है। ऑब्जर्वेशन शिफ्ट माइंड को रियल वर्ल्ड क्लैरिटी देता है, जो बोरोड व्यू पॉइंट से मुक्त होती है। चौथी बात, सेल्फ जेनरेटेड परसेप्शन। परसेप्शन ब्रेक का असली काम यही है कि तुम अपनी परसेप्शन खुद बनाओ, बाहर की दुनिया के कहने से नहीं, बल्कि अपने एक्सपीरियंसेस, अपने लर्निंग्स और अपनी अवेयरनेस से। जब परसेप्शन सेल्फ जेनरेटेड होती है, तो वो स्ट्रांग होती है, स्टेबल होती है और किसी की जजमेंट से टूटती नहीं है। पांचवा पॉइंट, नैरेटिव रीराइटिंग। हम सब अपनी लाइफ एक इंटरनल कहानी की तरह जीते हैं। मैं ऐसा हूं, मेरी लाइफ ऐसी है, मेरे साथ यही होता है। ये कहानी कई बार नेगेटिव परसेप्शन पर आधारित होती है। परसेप्शन ब्रेक का मतलब है इस कहानी को रीराइट करना। जैसे मैं अनलकी हूं से मैं रिजिलियंट हूं, मैं कमजोर हूं से मैं इंप्रूविंग हूं। ये रीराइटिंग किसी मोटिवेशनल कोट जैसा नहीं होता, बल्कि साइकोलॉजिकल रिवायरिंग जैसा होता है। छठी बात, परसेप्शन फ्रीडम। जब तुम बाहरी परसेप्शंस को ब्रेक करते हो, माइंड फ्री हो जाता है। तुम चीजों को लॉजिक से देखते हो, ट्रूथ से देखते हो और सबसे जरूरी अपने व्यू पॉइंट से देखते हो। इस फ्रीडम में एक अलग तरह की क्लैरिटी मिलती है, जैसे धुंध हट गई हो। अंत में समझो कि परसेप्शन ब्रेक एक मेंटल अवेकनिंग है। ये तुम्हें बोरोड आइडेंटिटीज से निकालकर तुम्हारी ओरिजिनल आइडेंटिटीज तक ले जाता है। और जब परसेप्शन साफ होती है, डिसीजंस बोल्ड होते हैं, एक्शंस पर्पसफुल होते हैं और ओपिनियंस पावरलेस हो जाती है। यही परसेप्शन ब्रेक की असली शक्ति है। चैप्टर 11, सेल्फ प्रायोरिटी। सेल्फ प्रायोरिटी का मतलब सेल्फिश होना नहीं है, बल्कि अपनी इमोशनल, मेंटल और प्रैक्टिकल नीड्स को रिकॉग्नाइज करना है। हम में से ज्यादातर लोग दूसरों को खुश रखने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद को ऑलमोस्ट भूल जाते हैं। यही हैबिट हमें दूसरों की जजमेंट के प्रति सेंसिटिव बना देती है। जब तक हम खुद को प्रायोरिटी नहीं देते, तब तक हमारा माइंड दूसरों की एक्सपेक्टेशंस का प्रिजनर बना रहता है। सेल्फ प्रायोरिटी वही मोमेंट है जब तुम डिसाइड करते हो कि तुम्हारी लाइफ तुम्हारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना किसी की अप्रूवल की, ना किसी की परमिशन की। सबसे पहले समझो कि सेल्फ प्रायोरिटी एक माइंडसेट शिफ्ट है। इसका मतलब है तुम अपने हैप्पीनेस, पीस, गोल्स और बाउंड्रीज को इंपॉर्टेंस देते हो। अगर कोई सिचुएशन या व्यक्ति तुम्हारी एनर्जी ड्रेन कर रहा है, तो सेल्फ प्रायोरिटी कहती है कि पहले खुद को बचाओ। ये माइंडसेट सरल लगता है, लेकिन अडॉप्ट करना मुश्किल है, क्योंकि चाइल्डहुड से हमें सिखाया गया है कि दूसरों को पहले रखो, खुद को बाद में। लेकिन लॉन्ग टर्म में यही हैबिट तुम्हें मेंटली वीक बनाती है। दूसरा पॉइंट है बाउंड्रीज क्रिएशन। सेल्फ प्रायोरिटी बाउंड्रीज के बिना पॉसिबल नहीं है। बाउंड्रीज वो इनविजिबल लाइंस है जो तुम्हारे माइंड और दूसरों के प्रेशर्स के बीच प्रोटेक्शन क्रिएट करती है। जैसे अगर कोई तुम्हें रिपीटेडली इमोशनल प्रेशर दे रहा है, तुमसे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रख रहा है या तुम्हारी एनर्जी खत्म कर रहा है, तो सेल्फ प्रायोरिटी का मतलब है
धीरे धीरे डिस्टेंस बनाना। बाउंड्रीज दूसरों को नहीं, तुम्हें प्रोटेक्ट करती है। तीसरी बात, डिसीजन ऑटोनॉमी। सेल्फ प्रायोरिटी की एक पहचान है कि तुम अपने डिसीजंस खुद लो। चाहे करियर, रिलेशनशिप्स, हैबिट्स या लाइफस्टाइल हो, डिसीजंस बेस्ड ऑन योर रीजंस होने चाहिए, न कि दूसरों के ओपिनियंस पर। जब डिसीजंस तुम्हारे पर्पस के अकॉर्डिंग होते हैं तो माइंड नेचुरली काम रहता है। लेकिन जब डिसीजंस किसी और की खुशी के लिए होते हैं तो माइंड कॉन्फ्लिक्ट में रहता है। सेल्फ प्रायोरिटी डिसीजन कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करती है। चौथा पॉइंट, सेल्फ वर्थ स्टेबलाइजेशन। जब इंसान अपनी वर्थ दूसरों की नजरों में ढूंढता है तो वो हमेशा इनसिक्योर रहता है। लेकिन सेल्फ प्रायोरिटी कहती है कि तुम्हारी वर्थ इंटरनल होनी चाहिए, बेस्ड ऑन योर एफर्ट्स, योर वैल्यूज, योर ग्रोथ। जब तुम्हारी वर्थ एक्सटर्नल ओपिनियंस पर डिपेंड नहीं करती तब कोई भी जजमेंट तुम्हें शेक नहीं करती। माइंड स्टेबल रहता है और यही स्टेबिलिटी आगे की ग्रोथ का फाउंडेशन बनती है। पांचवा पॉइंट, एनर्जी प्रिजर्वेशन। सेल्फ प्रायोरिटी का मतलब है यह समझना कि तुम्हारी एनर्जी लिमिटेड है। तुम हर किसी को प्लीज नहीं कर सकते, हर कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, हर एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं कर सकते। सेल्फ प्रायोरिटी कहती है कि अपनी एनर्जी उन जगहों पर लगाओ जहां ग्रोथ, पीस और क्लैरिटी मिले। ये अप्रोच तुम्हें मेंटली फोकस्ड बनाता है। छठी बात, सेल्फ केयर इंटीग्रेशन। सेल्फ प्रायोरिटी सिर्फ डिसीजंस का मामला नहीं, बल्कि डेली हैबिट्स का भी हिस्सा है। जैसे अपने लिए टाइम निकालना, खुद को रेस्ट देना, माइंड को रीसेट करना, अपने गोल्स पर काम करना। ये छोटे स्टेप्स माइंड को सिग्नल देते हैं कि तुम खुद को वैल्यू देते हो। जब माइंड ये फील करता है तो दूसरों की ओपिनियंस नेचुरली इरेलीवेंट लगने लगती है। अंत में समझो कि सेल्फ प्रायोरिटी कोई लग्जरी नहीं, सर्वाइवल है। ये वही प्रैक्टिस है जो तुम्हें दूसरों की एक्सपेक्टेशंस से बाहर निकालकर तुम्हारी ओन लाइफ की ड्राइवर सीट पर बिठाती है। जब तुम खुद को प्रायोरिटी देते हो तब तुम्हारी आइडेंटिटी स्ट्रांगर होती है और तुम इमोशनली और मेंटली अनब्रेकेबल बन जाते हो। चैप्टर 12, नॉइज रिजेक्शन। नॉइज रिजेक्शन का मतलब सिर्फ बाहरी शोर को इग्नोर करना नहीं है, बल्कि उन मेंटल डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करना है जो तुम्हें दूसरों की ओपिनियंस में फंसाए रखते हैं। नॉइज हर जगह है, लोगों की जजमेंट्स, सोशल मीडिया की कंपैरिजंस, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस और माइंड के अंदर चलती अनगिनत अनचाही थॉट्स। ये नॉइज धीरे धीरे तुम्हारे असली थॉट्स को दबा देती है और तुम अपने डिसीजंस भी बाहरी आवाजों के हिसाब से लेने लगते हो। नॉइज रिजेक्शन वो प्रोसेस है जिसमें तुम कॉन्शियसली चुनते हो कि कौन सी आवाजें सुननी है और कौन सी नहीं। सबसे पहले समझो कि एक्सटर्नल नॉइज सबसे बड़ा कंफ्यूजन पैदा करता है। जब तुम कोई डिसीजन लेने लगते हो, बाहर से ओपिनियंस की बाढ़ आ जाती है। ऐसा मत करो, ये रिस्क है, लोग क्या सोचेंगे, तुम्हारे बस की बात नहीं। ये सारी आवाजें तुम्हारे ओरिजिनल इंटेंशन को कमजोर कर देती है। नॉइज रिजेक्शन का पहला स्टेप है ये रिकॉग्नाइज करना कि हर ओपिनियन तुम्हारे लिए वैलिड नहीं होती। लोग अपनी लिमिटेशन से बोलते हैं, तुम्हारी रियलिटी से नहीं। दूसरा पॉइंट है इंटरनल नॉइज। इंटरनल नॉइज बाहरी नॉइज से भी ज्यादा डेंजरस होता है। ये तुम्हारे माइंड में कंटिन्यूअसली चलता रहता है। ओवरथिंकिंग, फियर बेस्ड थॉट्स, डाउट और नेगेटिव इमेजिनेशन। इंटरनल नॉइज तुम्हें मेंटली एग्जॉस्टेड कर देता है। नॉइज रिजेक्शन के लिए माइंड को पॉज देना जरूरी है। जब तुम खुद को थोड़ी देर साइलेंस में रखते हो, माइंड के अंदर क्लैरिटी धीरे धीरे के ऊपर आने लगती है। तीसरी बात, नॉइज का सोर्स पहचानना। कुछ नॉइज उन लोगों से आता है जो तुम्हें जेन्युइनली केयर करते हैं, लेकिन उनकी सोच तुम्हारे पाथ के लिए सही नहीं होती। कुछ नॉइज उन लोगों से आता है जो खुद इनसिक्योर है और तुम्हारी ग्रोथ से अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। और कुछ नॉइज सोसाइटी के जनरल फिल्टर्स से आता है, रूल्स जो आउटडेटेड है। नॉइज रिजेक्शन का मतलब है हर सोर्स को अलग अलग पहचानना और डिसाइड करना कि कौन सी आवाज तुम्हारे ग्रोथ में मदद करती है और कौन सी तुम्हें पीछे।
खींचती है। चौथा, पॉइंट अटेंशन कंट्रोल। नॉइज तभी ताकतवर बनता है जब तुम उसे अटेंशन देते हो। अटेंशन एक स्पॉटलाइट की तरह है, जहां डालोगे वही एम्पलीफाई होगा। नॉइज रिजेक्शन की कला है अपनी अटेंशन को कॉन्शियसली शिफ्ट करना, नेगेटिव कमेंट्स को इग्नोर करना, यूजलेस कंपैरिजन से दूर रहना और लोगों की अननेसेसरी जजमेंट्स को माइंड में जगह न देना। तुम अटेंशन विदड्रॉ करते ही नॉइज कमजोर हो जाता है। पांचवा, पॉइंट डिजिटल बाउंड्रीज। आज के समय में सबसे ज्यादा नॉइज सोशल मीडिया से आता है। लोगों की हाईलाइट रील्स देखकर माइंड कंपेयर करने लगता है। नॉइज रिजेक्शन में डिजिटल हैबिट्स भी शामिल है। जिस कंटेंट से तुम्हें एंजाइटी या प्रेशर महसूस हो, उससे दूर रहना। अपनी फीड को क्लीन करना, स्क्रीन टाइम रिड्यूस करना और सिर्फ वही कंज्यूम करना जो तुम्हें मेंटली स्ट्रांग बनाता है। छठी बात, इनर वॉइस को एम्पलीफाई करना। नॉइज रिजेक्शन तब सक्सेसफुल होता है जब तुम्हारी इनर वॉइस बाहरी नॉइज से ज्यादा लाउड होने लगती है। इनर वॉइस क्लैरिटी, अवेयरनेस और सेल्फ कनेक्शन से आती है। जब तुम अपने थॉट्स को वैल्यू देते हो, माइंड ऑटोमेटिकली बाहरी नॉइज को रिजेक्ट करने लगता है। अंत में समझो कि नॉइज रिजेक्शन एक अभ्यास है। यह माइंड को प्रोटेक्ट करता है, क्लैरिटी को शार्प करता है और तुम्हें बाहरी ओपिनियंस के ट्रैप से मुक्त करता है। जब नॉइज कम होता है, तुम्हारे एक्शंस प्योर हो जाते हैं। किसी इंप्रेस करने के लिए नहीं, बल्कि अपने पर्पस के लिए। यही नॉइज रिजेक्शन की असली शक्ति है। चैप्टर 3, ट्रूथ अलाइनमेंट। ट्रूथ अलाइनमेंट का मतलब है अपनी जिंदगी को अपनी सच्चाई के साथ सिंक करना। यह सच्चाई बाहरी एक्सपेक्टेशंस या बोरोड ओपिनियंस नहीं होती, बल्कि तुम्हारी इनर रियलिटी होती है। तुम क्या महसूस करते हो, क्या चाहते हो, किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो। जिंदगी में ज्यादातर कंफ्यूजन इसलिए पैदा होता है क्योंकि इंसान अपनी सच्चाई से दूर हो जाता है और दूसरों की कही हुई सच्चाई को फॉलो करने लगता है। ट्रूथ अलाइनमेंट उसी दूरी को खत्म करता है और तुम्हें तुम्हारी ऑथेंटिक सेल्फ से रिकनेक्ट कराता है। सबसे पहले समझो कि हर इंसान के अंदर दो वर्जन्स होते हैं। एक वो जो दुनिया देखती है और एक वो जो सिर्फ तुम खुद जानते हो। जब ये दोनों वर्जन्स के बीच गैप बढ़ जाता है, माइंड में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। तुम बाहर कुछ और दिखाते हो, अंदर कुछ और महसूस करते हो। ट्रूथ अलाइनमेंट की शुरुआत इसी गैप को पहचानने से होती है। खुद से पूछो, क्या मैं सच में वही कर रहा हूं जो मैं चाहता हूं, या मैं वो कर रहा हूं जो लोगों को पसंद आए। दूसरा पॉइंट है सेल्फ ऑनेस्टी। ट्रूथ अलाइनमेंट तभी पॉसिबल है जब तुम अपने इमोशंस और थॉट्स के बारे में ऑनेस्ट हो। अगर कोई चीज तुम्हें परेशान करती है, उसे इग्नोर मत करो। अगर कोई हैबिट तुम्हारी ग्रोथ रोक रही है, उसे जस्टिफाई मत करो। सेल्फ ऑनेस्टी अनकंफर्टेबल होती है, लेकिन यही अनकंफर्टेबल अवेयरनेस ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत करती है। ट्रूथ अलाइनमेंट सेल्फ डिसेप्शन को स्लोली डिसॉल्व करता है। तीसरी बात, वैल्यूज क्लैरिटी। तुम्हारी सच्चाई तुम्हारी वैल्यूज से जुड़ी होती है। अगर तुम्हारी वैल्यूज क्लैरिटी में है, जैसे ऑनेस्टी, ग्रोथ, डिसिप्लिन, फ्रीडम, तो डिसीजन सिंपल हो जाते हैं। लेकिन अगर वैल्यूज ही अनक्लियर हो, तो हर डिसीजन कंफ्यूजिंग लगने लगता है। ट्रूथ अलाइनमेंट कहता है डिसीजंस वैल्यूज ड्रिवन होने चाहिए, इमोशंस ड्रिवन नहीं। वैल्यूज डायरेक्शन देती है, इमोशंस टेम्पररी होते हैं। चौथा पॉइंट है आइडेंटिटी कंसिस्टेंसी। जब तुम्हारी बाहरी एक्शंस और इनर ट्रूथ एक दूसरे के साथ अलाइन होने लगते हैं, पर्सनालिटी कंसिस्टेंट हो जाती है। तुम वो बातें बोलने लगते हो जिन पर तुम विश्वास करते हो। तुम वही एक्शंस लेते हो जो तुम्हारी इंटरनल आइडेंटिटी से मैच करते हैं। ये कंसिस्टेंसी तुम्हें मेंटली स्टेबल बनाती है, क्योंकि अब तुम किसी डबल लाइफ में नहीं जी रहे। ट्रूथ अलाइनमेंट तुम्हें एक यूनिफाइड पर्सन बनाता है। पांचवा पॉइंट, ट्रूथ बाउंड्रीज। जब तुम अपनी सच्चाई से अलाइंड होने लगते हो, दुनिया के कुछ लोगों को यह कंफर्टेबल नहीं लगेगा, क्योंकि अब तुम उनकी एक्सपेक्टेशंस फॉलो नहीं कर रहे। ट्रूथ अलाइनमेंट का मतलब है पोलाइटली बाउंड्रीज सेट करना,
मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये मेरी ट्रूथ है। ये बाउंड्रीज दूसरों को कंट्रोल से दूर रखती है और तुम्हें इनर फ्रीडम देती है। छठी बात, करेज टू स्टैंड अलोन। ट्रूथ अलाइनमेंट हमेशा इजी नहीं होता। कई बार तुम्हें अकेले डिसीजंस लेने पड़ेंगे, लोगों की जजमेंट फेस करनी पड़ेगी और अपनी ट्रूथ के साथ स्टैंड करना पड़ेगा। लेकिन यही करेज तुम्हें मेंटली अनशेकेबल बनाता है। जब तुम अपनी सच्चाई पर स्टैंड कर लेते हो, तब ओपिनियंस का असर ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। अंत में समझो कि ट्रूथ अलाइनमेंट एक स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल दोनों तरह की प्रक्रिया है। जब इंसान अपनी सच्चाई के साथ अलाइंड होता है, तो माइंड शांत रहता है, डिसीजंस क्लियर रहते हैं और लाइफ मीनिंगफुल महसूस होने लगती है। यही अलाइनमेंट तुम्हें वही व्यक्ति बनाता है जो तुम वास्तव में हो। चैप्टर 14, इमोशनल मिनिमलिज्म। इमोशनल मिनिमलिज्म का मतलब है अपनी भावनाओं को सप्रेस करना नहीं, बल्कि उन्हें सिंप्लीफाई करना, अनावश्यक रिएक्शंस, एक्स्ट्रा चिंता और बेकार की इमोशनल इन्वेस्टमेंट को हटाना। ज्यादातर लोग इसलिए दूसरों की ओपिनियन से हर्ट होते हैं क्योंकि उनका इमोशनल सिस्टम ओवरलोडेड होता है। हर छोटी बात उन पर इफेक्ट डालती है, हर जजमेंट उनके माइंड पर वेट बन जाती है। इमोशनल मिनिमलिज्म इस वेट को कम करता है और माइंड को एक शांत, साफ और स्टेबल जोन में ले जाता है। सबसे पहले समझो कि इमोशनल ओवरलोड कैसे होता है। जब तुम हर चीज को पर्सनली लेते हो, हर कमेंट पर ओवरथिंक करते हो, हर सिचुएशन में आउटकम कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, माइंड ऑटोमेटिकली हैवी हो जाता है। इमोशनल मिनिमलिज्म का पहला स्टेप है रिकॉग्नाइज करना कि कौन सी इमोशन जरूरी है और कौन सी सिर्फ ट्रेन कर रही है। कई इमोशन सिर्फ हैबिट के चलते पैदा होती है, जरूरी नहीं होती। दूसरा पॉइंट है इमोशनल डिटैचमेंट का प्रैक्टिस। डिटैचमेंट का मतलब कोल्ड होना नहीं है, इसका मतलब है हर चीज में अननेसेसरी इन्वॉल्वमेंट को हटाना। अगर कोई कुछ बोल दे, तुम ऑब्जर्व करो और आगे बढ़ जाओ। अगर कोई सिचुएशन तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तुम उसे मेंटली रिलीज कर दो। इमोशनल डिटैचमेंट तुम्हारी एनर्जी को बचाता है और ऐसे लोगों या सिचुएशन से प्रोटेक्ट करता है जो तुम्हारी पीस छीनते हैं। तीसरी बात, रिएक्शन रिडक्शन। इमोशनल मिनिमलिज्म कहता है रिएक्ट कम करो, रिस्पॉन्ड ज्यादा करो। रिएक्शन इंपल्सिव होती है, माइंड को डिस्टर्ब करती है। रिस्पॉन्स काम होता है, क्लैरिटी से आता है। जब तुम रिएक्शंस कम कर देते हो, लाइफ ऑटोमेटिकली हल्की लगने लगती है। दूसरों की नजर, दूसरों की जजमेंट भी असली इंपॉर्टेंस खोने लगती है। चौथा पॉइंट है इमोशनल प्रायोरिटीज सेट करना। तुम हर चीज के लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं रह सकते। इमोशनल मिनिमलिज्म का मतलब है डिसाइड्स करना कि तुम्हारी इमोशंस कहां इन्वेस्ट होंगी। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं देता, इरेलीवेंट जजमेंट्स देता है या तुम्हें बार बार ड्रेन करता है, तो इमोशनल मिनिमलिज्म कहता है उसके लिए इमोशनल स्पेस बंद कर दो। तुम जितना कम इमोशनली इन्वेस्ट करोगे, उतना कम हर्ट होगे। पांचवा पॉइंट है माइंड स्पेस क्लीनिंग। जैसे हम घर साफ करते हैं, वैसे ही माइंड को भी क्लीन करना पड़ता है। ओवरथिंकिंग, गिल्ट, रिग्रेट, अनवांटेड वरीज, इन सब को स्लोली रिलीज करके। माइंड स्पेस जितना साफ होता है, इमोशंस उतनी कंट्रोल्ड और बैलेंस्ड होती है। इमोशनल मिनिमलिज्म एक साफ माइंड से ही पॉसिबल है। छठी बात, सिंपल इमोशंस कल्टीवेट करना। हैप्पीनेस, कामनेस, ग्रैटिट्यूड, फोकस, ये इमोशंस सिंपल हैं और माइंड को स्टेबल रखती है। कॉम्प्लेक्सिटी यहां से आती है, जेलसी, कंपैरिजन, इनसिक्योरिटी, वैलिडेशन नीड। इमोशनल मिनिमलिज्म तुम्हें सिंपल इमोशनल स्टेट्स में जीना सिखाता है ताकि बाहरी ओपिनियंस की कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हें डिस्टर्ब न कर सके। अंत में समझो कि इमोशनल मिनिमलिज्म कमजोरी नहीं, मैच्योरिटी है। ये तुम्हें कोल्ड नहीं बनाता, बल्कि वाइज बनाता है। जब तुम अपनी इमोशंस को मैनेज करना सीख लेते हो, तब तुम्हारी स्टेबिलिटी बढ़ती है और तुम दूसरों की जजमेंट के इम्पैक्ट से ऑलमोस्ट इम्यून हो जाते हो। यही इमोशनल मिनिमलिज्म की असली ताकत है। चैप्टर 15, कंट्रोल एक्सट्रैक्शन।
कंट्रोल एक्सट्रैक्शन का मतलब है अपने दिमाग से उन सभी कंट्रोल्स को धीरे धीरे निकाल देना जो लोगों की ओपिनियंस ने तुम पर लगा दिए हैं। ये कंट्रोल्स विजिबल नहीं होते, लेकिन तुम्हारी हर चॉइस को इन्फ्लुएंस करते हैं। कैसे बोलना है, कैसे दिखना है, क्या सोचना है, कितना रिस्क लेना है और किस हद तक खुद को एक्सप्रेस करना है। कंट्रोल एक्सट्रैक्शन इन इनविजिबल कंट्रोल्स को हटाने की प्रक्रिया है ताकि तुम अपने माइंड और एक्शंस को खुद डायरेक्ट कर सको। सबसे पहले समझो कि एक्सटर्नल कंट्रोल कैसे बनता है। जब लोग रिपीटेडली तुम्हें जज करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं या अपनी एक्सपेक्टेशंस इंपोज करते हैं, तो माइंड उन चीजों को सच मानने लगता है। धीरे धीरे तुम अपनी बिहेवियर को उन्हीं एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से मोल्ड करने लगते हो। ये एक्सटर्नल कंडीशनिंग कंट्रोल बन जाती है। कंट्रोल एक्सट्रैक्शन का पहला स्टेप है अवेयरनेस, ये पहचानना कि कौन से थॉट्स तुम्हारे खुद के हैं और कौन से दूसरों से मिले हुए। दूसरा पॉइंट है परमिशन विड्रॉल। अक्सर हम बिना समझे दूसरों को अपने इमोशंस और डिसीजंस पर परमिशन दे देते हैं। कोई कुछ कह दे तो मूड खराब हो जाता है, कोई क्रिटिसाइज कर दे तो कॉन्फिडेंस गिर जाता है। कंट्रोल एक्सट्रैक्शन का मतलब है ये परमिशन वापस लेना, किसी को अलाउ न करना कि वो तुम्हारे इमोशनल या मेंटल स्टेट को कंट्रोल कर सके। तुम खुद तय करते हो कि किस चीज का तुम पर कितना असर होगा। तीसरी बात, बिहेवियरल ऑटोनॉमी। कंट्रोल एक्सट्रैक्शन तभी संभव है जब तुम अपने बिहेवियर को एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशन से अलग करना शुरू करो। अगर तुम किसी काम को सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि लोग क्या सोचेंगे, तो ये कंट्रोल है। अगर तुम कोई डिसीजन सिर्फ इसलिए अवॉइड कर रहे हो क्योंकि सोसाइटी उसे एक्सेप्टेबल नहीं मानती, तो ये भी कंट्रोल है। बिहेवियरल ऑटोनॉमी का मतलब है डिसीजंस बेस्ड ऑन सेल्फ, नॉट सोसाइटी। चौथा पॉइंट है गिल्ट एलिमिनेशन। एक्सटर्नल कंट्रोल का सबसे बड़ा वेपन गिल्ट होता है। अगर मैंने ऐसा किया तो लोग नाराज होंगे, अगर मैंने अपनी बात रखी तो गलत समझा जाऊंगा। कंट्रोल एक्सट्रैक्शन गिल्ट को डिसॉल्व करता है। जब तुम अपनी हैप्पीनेस, पीस और ट्रूथ को प्रायोरिटी देते हो, गिल्ट नेचुरली कम होने लगता है। माइंड समझ जाता है कि हर किसी को खुश रखना इम्पॉसिबल और अननेसेसरी है। पांचवा पॉइंट, आइडेंटिटी रिक्लेमेशन। कंट्रोल एक्सट्रैक्शन आइडेंटिटी को वापस लेने की प्रक्रिया भी है। दूसरों की एक्सपेक्टेशंस तुम्हारी आइडेंटिटी को छोटा कर देती है। तुम वो वर्जन बनने लगते हो जो दूसरों को कंफर्टेबल करे। लेकिन जब तुम कंट्रोल निकालना शुरू करते हो, तुम अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी तक वापस पहुंचते हो। तुम क्या हो, तुम क्या चाहते हो, तुम क्या डिजर्व करते हो। ये रिक्लेमिंग प्रोसेस तुम्हें मेंटली स्ट्रांगर बना देता है। छठी बात, कंट्रोल रिडायरेक्शन। कंट्रोल पूरी तरह खत्म नहीं होता, उसे रिडायरेक्ट करना पड़ता है। जब बाहरी कंट्रोल हटता है, तुम्हें अपने माइंड पर इंटरनल कंट्रोल डेवलप करना होता है। इसका मतलब है डिसिप्लिन बनाना, बाउंड्रीज सेट करना, इमोशन स्टेबलाइज करना और डिसीजंस को लॉजिक पर आधारित करना। इंटरनल कंट्रोल ही वो पावर है जो तुम्हें दूसरों की जजमेंट प्रूफ बनाती है। अंत में समझो कि कंट्रोल एक्सट्रैक्शन एक डीप साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। ये तुम्हें बोरोड एक्सपेक्टेशन से मुक्त करता है और तुम्हारी इंडिविजुअलिटी को रिस्टोर करता है। जब कंट्रोल एक्सट्रैक्शन कंप्लीट होने लगता है, तुम दूसरों के इन्फ्लुएंस से बाहर निकलते हो और अपनी लाइफ को अपने टर्म्स पर चलाने लगते हो। यही असली मेंटल फ्रीडम है। चैप्टर 16, अनबॉदर्ड स्टेट। अनबॉदर्ड स्टेट वह मानसिक स्थिति है जहां बाहरी ओपिनियंस, क्रिटिसिज्म, जजमेंट्स और सोशल प्रेशर तुम पर ऑलमोस्ट जीरो असर डालते हैं। यह कोई एटीट्यूड नहीं, बल्कि एक डीप साइकोलॉजिकल स्टेट है जहां तुम्हारा फोकस पूरी तरह अपने ग्रोथ, पीस और क्लैरिटी पर होता है। जब इंसान इस स्टेट में पहुंचता है, तब वो रिएक्शंस कम करता है, ओवरथिंकिंग डिक्लाइन होने लगता है और माइंड अंदर से शांत और स्टेबल महसूस करता है। अनबॉदर्ड स्टेट फ्रीडम की पीक है। सबसे पहले समझो कि अनबॉदर्ड स्टेट का मतलब केयरलेस होना नहीं है। केयरलेस इंसान रियलिटी से भागता है। अनबॉदर्ड इंसान रियलिटी को समझकर उसे कामली हैंडल करता है। यह स्टेट तब आती है जब तुम रिकॉग्नाइज कर लेते हो
कि तुम्हारी जिंदगी के सारे डिसीजंस तुम्हारे रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। किसी और के जजमेंट या अप्रूवल से वैलिडेट होने की जरूरत नहीं है। अनबॉदर्ड होना मैच्योरिटी है, अवॉइडेंस नहीं। दूसरा पॉइंट है इमोशनल न्यूट्रलिटी। जब तुम अनबॉदर्ड होते हो, तुम्हारी इमोशंस बैलेंस रहती है। अगर कोई प्रेज करे, तुम ग्रेटफुल होते हो। अगर कोई क्रिटिसाइज करे, तुम शांत रहते हो। किसी भी सिचुएशन में इमोशनल स्विंग नहीं होता। ये न्यूट्रलिटी तुम्हें मेंटली प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि अब तुम रिएक्शंस के बजाय रिस्पॉन्सेस चुनते हो। धीरे धीरे माइंड को समझ आ जाता है कि बाहरी वॉइस सिर्फ नॉइज है, ट्रूथ नहीं। तीसरी बात ओपिनियन डिटैचमेंट। ओपिनियंस इन्फिनिट हैं, लेकिन तुम फाइनाइट हो। हर किसी की राय को इंपॉर्टेंस देना इम्पॉसिबल है। अनबॉदर्ड स्टेट की फाउंडेशन यही है कि तुम कॉन्शियसली चुनते हो कि कौन सी राय रेलेवेंट है और कौन सी यूजलेस। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जजमेंट दे रहा है जो तुम्हारी लाइफ, तुम्हारे स्ट्रगल्स, तुम्हारे गोल्स को समझता ही नहीं, तो उसकी ओपिनियन ऑटोमेटिकली इरेलेवेंट हो जाती है। माइंड सीख जाता है कि हर राय को इंटरनलाइज करना जरूरी नहीं। चौथा पॉइंट सेल्फ वैलिडेशन मास्टरी। अनबॉदर्ड स्टेट तभी पॉसिबल है जब तुम वैलिडेशन अंदर से जनरेट करते हो। तुम्हें अपनी वर्थ फील कराने के लिए दूसरों की तारीफ, अटेंशन या अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। तुम अपनी एफर्ट्स, कंसिस्टेंसी और ग्रोथ को खुद एक्नॉलेज करते हो। जब वैलिडेशन इंटरनल हो जाती है, बाहरी ओपिनियंस का प्रभाव लगभग खत्म हो जाता है। पांचवा पॉइंट इंटरनल प्रायोरिटी लिस्ट। अनबॉदर्ड लोग अपनी एनर्जीज को केयरफुली इन्वेस्ट करते हैं। वे जानते हैं कि कौन सी चीज उनके पीस के लिए जरूरी है और कौन सी नहीं। अगर कोई व्यक्ति ड्रामा क्रिएट कर रहा है, नेगेटिव ओपिनियंस दे रहा है या अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट ला रहा है, तो अनबॉदर्ड पर्सन उससे डिस्टेंस क्रिएट कर लेता है बिना गिल्ट, बिना एक्सप्लेनेशंस, क्योंकि उनकी प्राइमरी प्रायोरिटी उनकी मेंटल बैलेंस होती है। छठी बात लिमिटलेस डिटैचमेंट फ्रॉम एक्सपेक्टेशंस। सबसे बड़ा बर्डन एक्सपेक्टेशंस होता है, अपने भी और दूसरों के भी। अनबॉदर्ड स्टेट एक्सपेक्टेशंस को लूसन कर देती है। तुम जितनी कम एक्सपेक्टेशंस रखोगे, उतना कम डिसअपॉइंटेड या हर्ट होगे। तुम मोमेंट्स में जीना सीखते हो, सिचुएशंस को एक्सेप्ट करना सीखते हो और आउटकम्स को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देते हो। अंत में समझो कि अनबॉदर्ड स्टेट एक लाइफ स्किल है। यह स्लोली डेवलप होती है, दैनिक अवेयरनेस, इमोशनल डिसिप्लिन और इनर क्लैरिटी से। जब इंसान अनबॉदर्ड होता है, तब वो नॉइज से ऊपर उठ जाता है। दूसरों की राय उसके मन तक पहुंच ही नहीं पाती। वो शांत, सेंटर्ड और मेंटली फ्री रहता है। यही अनबॉदर्ड होने की असली शक्ति है। चैप्टर 17 मेंटल फ्रीडम। मेंटल फ्रीडम वह अवस्था है जहां तुम्हारा माइंड किसी भी एक्सटर्नल जजमेंट, एक्सपेक्टेशन या प्रेशर की कैद में नहीं रहता। यह स्टेट एक दिन में नहीं आती। यह लेयर्स में डेवलप होती है। फियर हटता है, डाउट डिसॉल्व होता है, ईगो रिलीज होती है, परसेप्शंस ब्रेक होती है और धीरे धीरे माइंड अपनी असली शक्ति तक पहुंचता है। मेंटल फ्रीडम इंटरनल लिबरेशन है, जहां तुम वह व्यक्ति बन जाते हो जो अपनी लाइफ को कॉन्शियसली डिजाइन करता है, न कि दूसरों के ओपिनियंस के हिसाब से एडजस्ट करता है। सबसे पहले समझो कि मेंटल फ्रीडम खुद से शुरू होती है। ये तब आती है जब तुम रिकॉग्नाइज कर लेते हो कि तुम्हारे थॉट्स, इमोशंस और डिसीजंस पर तुम्हारा ही अधिकार है। तुम जान जाते हो कि लोग हमेशा बोलेंगे, जज करेंगे, कंपेयर करेंगे, लेकिन उनकी आवाज सिर्फ तभी असर करेगी जब तुम उसे असर करने की परमिशन दोगे। मेंटल फ्रीडम का पहला स्टेप है ये परमिशन वापस लेना। दूसरा पॉइंट है इनर स्टेबिलिटी। मेंटल फ्रीडम वाले व्यक्ति को परेशान करना आसान नहीं होता। वो हर सिचुएशन में काम रहता है, क्योंकि उसका इमोशनल सिस्टम एक्सटर्नल रिएक्शंस पर डिपेंड नहीं करता। इनर स्टेबिलिटी तब बनती है जब माइंड क्लैरिटी पर ऑपरेट करता है। कौन सी राय मीनिंगफुल है, कौन सी नहीं, कौन सा डर रियल है, कौन सा इल्यूजन, कौन सा स्टेप ग्रोथ देगा, कौन सा ड्रेन करेगा।
यह स्टेबिलिटी फ्रीडम की जड़ है। तीसरी बात, डिटैचमेंट फ्रॉम वैलिडेशन। मेंटल फ्रीडम तभी पॉसिबल है जब तुम्हें किसी की अप्रूवल की जरूरत न रहे। वैलिडेशन डिपेंडेंस माइंड को कमजोर कर देती है। लेकिन जब तुम अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हो कि तुम अपने आप में कंप्लीट हो, अपनी फ्लॉज के साथ, स्ट्रेंथ्स के साथ, इम्परफेक्शंस के साथ, तुम्हें किसी एक्सटर्नल प्रेज की क्रेविंग नहीं रहती। प्रेज अच्छी लगती है, लेकिन तुम्हारी आइडेंटिटी उसे डिफाइन नहीं करती। चौथा पॉइंट, पर्पस लेड थिंकिंग। मेंटल फ्रीडम पर्पस से जुड़ी होती है। जब इंसान जानता है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो एक्सटर्नल नॉइज वीक हो जाता है। पर्पस माइंड को फोकस देता है, डिस्ट्रैक्शंस को हटाता है और क्लैरिटी को शार्प करता है। जब तुम पर्पस के साथ अलाइंड होते हो, तो ओपिनियंस इरेलीवेंट हो जाती है, क्योंकि तुम्हारी जर्नी एक अलग लेयर पर चल रही होती है। पांचवा पॉइंट, इमोशनल कंट्रोल। मेंटल फ्रीडम का मतलब इमोशंस को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें डायरेक्ट करना है। एंगर को डिसिप्लिन में बदलना, फियर को प्रेपरेशन में, डाउट को क्यूरियोसिटी में। इमोशनल कंट्रोल माइंड को फ्लेक्सिबल बनाता है और तुम्हें किसी भी सिचुएशन में स्टेबल रहने देता है। यही फ्लेक्सिबिलिटी मेंटल फ्रीडम की सबसे अंडररेटेड पावर है। छठा पॉइंट, सेल्फ डिजाइन्ड आइडेंटिटी। मेंटल फ्रीडम तब पूरी होती है जब तुम अपनी आइडेंटिटी खुद क्रिएट करते हो, बोरोड लेबल्स से दूर, पुराने लिमिटिंग बिलीफ्स से मुक्त। तुम जानते हो कि तुम कौन हो, कैसी लाइफ चाहते हो और किस तरह जीना चाहते हो। यही सेल्फ डिजाइन्ड आइडेंटिटी तुमको अनशेकेबल बनाती है। अंत में, मेंटल फ्रीडम का असली अर्थ है अपने माइंड का मास्टर बनना। किसी की राय तुम्हें डिफाइन न कर सके, किसी की क्रिटिसिज्म तुम्हें ब्रेक न कर सके और किसी की एक्सपेक्टेशन तुम्हें केज न कर सके। यह वो स्टेट है जहां इंसान पूरी तरह प्रेजेंट होता है, काम, कॉन्फिडेंट और इंटरनली पावरफुल। अगर आपको ये जर्नी मीनिंगफुल लगी हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें, ताकि और लोग भी अपनी मेंटल चेन्स को तोड़कर सच्ची फ्रीडम तक पहुंच सकें।